दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आर्यन शर्मा से जिनका बीएससी यानी कि बैचलर ऑफ साइंस का डिग्री है। एट सम पॉइंट उनको डेटा एनालिस्ट करियर में इंटरेस्ट आया, उन्होंने स्किल्स सीखी, इंटरव्यू भी क्रैक किए। तो इस वीडियो में हम उनकी पूरी जर्नी जानेंगे, कैसे स्किल्स सीखा, कैसे अप्रोच किया, और इंटरव्यू कॉल जो आया ना वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आर्यन आपके साथ 3 टिप्स ऐसे शेयर करेंगे जो कि नॉन टेक से डेटा इंडस्ट्री में जो लोग मूव करना चाहते हैं उनको बहुत यूजफुल होगी। ओके आर्यन, तो आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में हमें बताओ और ये भी बताओ कि आपको ये डेटा एनालिटिक्स चीज में इंटरेस्ट कैसे आया। सर एक्चुअली मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड पहले मैंने अपना बैचलर्स करा। आफ्टर दैट मास्टर्स एंड आफ्टर दैट ये था कि मैं पीएचडी करूंगा। मैं पीएचडी के लिए परस्यू करने का सोच रहा था। पर फिर ऐसा हुआ कि जो मेरा फ्रेंड था उसने मेरे को ऐसे बताया कि ये डेटा एनालिटिक्स फील्ड है और ये एक यूट्यूब चैनल है जिसको तुम फॉलो कर सकते। इसके रोड मैप्स वगैरह हैं और इससे तुम्हें काफी क्लियरिटी मिलेगी कि तुम कैसे आगे बढ़ सकते हो। ओके, तो कोड बेसिक्स यूट्यूब चैनल उन्होंने आपको बताया कि ये यूट्यूब चैनल देख लो, तो उस हम्म। टाइम पहले आपको डेटा एनालिटिक्स क्या है कुछ पता ही नहीं था। नहीं, कुछ नहीं पता था मेरे को सर। ओके, और आपका बीएससी किस में था, आप उसकी बात करोगे कि एग्जैक्टली क्या सब्जेक्ट्स थे। हाँ, तो मेरा बीएससी मैथमेटिक्स में था। और आफ्टर दैट मतलब जब बीएससी मैंने कर लिया तो मेरा मैथ्स में हमेशा से इंटरेस्ट था सर। तो मैंने सोचा कि मैं मास्टर्स भी अपना मैथमेटिक्स में करूंगा। और मेरा पूरा फोकस था कि मैं अपनी पीएचडी भी मैथमेटिक्स में करूंगा। इवन मतलब हमने पीएचडी का आगे से पढ़ना भी चालू कर दिया था, पर लेकिन फिर उसके बाद ये यूट्यूब पे मैंने कोड बेसिक्स और उन सारी चीज़ों को फॉलो करते डेटा इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जाना। ओके, अब ये बताओ कि चलो आपको डेटा इंडस्ट्री के बारे में पता चला, तो आपने ये स्किल सीखना कैसे चालू किया? और दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि आप अगर पीएचडी करना चाह रहे थे तो पीएचडी क्यों नहीं किया? आप डेटा एनालिस्ट में फोकस क्यों करने लगे? कुछ फैमिली सिचुएशन हुई थी, कोई फाइनेंशियल रीजन, एग्जैक्टली क्या था सिचुएशन? तो सर ऐसा था कि पीएचडी करना था, पर लेकिन ये था कि मतलब जितना भी मैंने रिसर्च करा तो पीएचडी अराउंड 3 to 5 years लेना था उसको एटलीस्ट। और थोड़ा सा मतलब ऐसे फैमिली सिचुएशन हो गया, थोड़ा सा पापा की तबीयत खराब हो गई, तो मतलब घर पे ऐसा हो गया कि अब नीड है, अब मेरे को जॉब देखना पड़ेगा। और मास्टर्स करके इधर मेरे को जॉब नहीं मिल रहा था कोई। तो फिर मैंने यूट्यूब पे सब कुछ देखा कि कैसे डेटा इंडस्ट्री में आप आ सकते हो, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, कितना टाइम लगता है। तो वो सारी चीज़ें देखकर मैंने अपना डेटा इंडस्ट्री में आने का फैसला बनाया कि मैं चलो आऊँगा डेटा इंडस्ट्री में, देखता हूँ मैं एक बार ट्राई करता हूँ कि मैं कहाँ तक की जाता हूँ। फिर उसके बाद मैंने सारी चीज़ें अपनी ट्राई करी और फिर सब कुछ होता चला गया एक के बाद एक। समझ गया। और यूट्यूब का ये फायदा है कि चलो फ्री में लर्निंग मिल जाता है, तो ऐसा नहीं है कि आप ढेरों पैसे खर्च कर रहे हो। तो अगर कुछ हाँ, चीज यस सर। एक्सपेरिमेंट करनी है तो आई थिंक यूट्यूब इज द हाँ, बेस्ट। तो जो भी लोग यस सुन रहे हैं एग्जैक्टली। यहाँ पे, उनको डेटा में अगर करियर बनाना है या तो फिर कोई और भी फील्ड में, चलो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, कुछ भी बनना है, तो आप सीधे मत कूद पड़ो, सीधे मत मतलब 1-2 लाख रुपए का कोर्सेज मत बाय करो। आप क्या करो कि यूट्यूब पे थोड़ा लर्निंग कर लो। लर्निंग करने से तुम्हें पता चलता है हम्म। कि यार ये चीज मेरे लिए अच्छी है, मेरे मेरे को मजा आ रहा है। उसके बाद में अगर आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना है तो कर सकते हो, लेकिन पहले कूद हम्म। मत पड़ो, पहले सब उतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो आप यूट्यूब देखना चालू किए, तो आप मुझे मेन चैनल्स बताओ कि जिसके थ्रू आपने चीजें सीखी, और कौन-कौन सी चीजें सीखी? तो आप पहले तो ये बताओ कि कौन-कौन सी टेक्निकल चीजें आपने सीखी, और आई एम प्रीटी श्योर एक चैनल तो होगा नहीं, तो वो सारी चैनल्स के नाम बताओ हम्म। जिससे जो वॉच करने वाले हैं उनको भी वो फायदा हो जाए थोड़ा। ओके। सो सर मतलब मैंने से पहले तो कोड बेसिक्स पे देखा कि कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। जैसे सीक्वल होता है, पावर बीआई होता है, और आपका एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीज़ों को मतलब मैंने यूट्यूब पे सर्च करने लगा, बहुत सारे चैनल्स हैं। तो उनमें से कुछ चैनल्स हैं जिनको मैंने फॉलो करा है हमेशा। एक है एक्सेल के लिए तो मैं केविन स्ट्रैकवर्ड करके चैनल है, पावर बीआई के लिए हाउ टू पावर बीआई, और एक और है पावर बीआई के लिए कर्बल करके। ओके। मोर ओवर मैंने एक चैनल और फॉलो करा है, वो मैं अभी रिसेंट में फॉलो करना चालू करा हूँ, सॉल्यूशंस अब्रॉड करके। वो भी एक चैनल है जो मतलब बहुत सारी चीजें आपकी पावर बीआई की A to Z कवर करते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने इन जनरल हमेशा इन्हीं चैनल्स को फॉलो कर। बहुत सही। तो ये सब चैनल देख के आपने पावर बीआई, सीक्वल, एक्सेल ये सब सीखना चालू किया। उसके बाद में क्या स्टेप था? आप देखो अभी तो डेटा इंडस्ट्री में घुस चुके हो, आप एज़ अ डेटा एनालिस्ट काम कर रहे हो। तो स्किल्स सीखना तो एक चीज़ होती है, लेकिन स्किल्स सीखने से जॉब लेने की जर्नी भी थोड़ी डिफिकल्टी होती है।
राइट? तो हाँ, स्किल्स यस सीखने के बाद आपने क्या किया? रिज्यूम प्रोजेक्ट कैसे बिल्ड किए? पूरी हमें जर्नी वो बताओ स्टेप बाय स्टेप। सो सर ऐसा था कि मतलब तो सीख लिया, अब व्हाट नेक्स्ट। मेरे सामने भी ये क्वेश्चन था कि अब मैं आगे क्या करूं, कैसे पढूं, और अब मैं मतलब आगे कैसे जा सकते हैं यहाँ से। तो उस चीज पे ऐसा हुआ कि मैंने कोड बेसिक्स की वेबसाइट देखी, तो वहां पे एक रिज्यूम प्रोजेक्ट करके था। तो रिज्यूम प्रोजेक्ट में मैंने क्या, मैंने सारी चीजें देखी कि अच्छा मेरे को ये सब कुछ फाइल्स देते हैं और ये रियल टाइम प्रोजेक्ट्स हैं, एक तरीके से कंपटीशन का हिस्सा है जिसमें मैं पार्टिसिपेट भी कर सकता हूँ। तो मैंने उन चैलेंजेस को कवर करा, उन चैलेंजेस में पार्टिसिपेट करा, और सिर्फ मैंने जितने भी कोड बेसिक्स के चैलेंज थे मैंने A to Z सारे देखे। सबको मैं जो नीड्स थी, जो इन्फॉर्मेशन थी, जो ऑब्जेक्टिव्स थे, उन सारी चीजों को कवर करने लगा। और उसी से मेरे को बहुत सारे टूल्स का अंडरस्टैंडिंग हुआ और क्या रिक्वायरमेंट होता है और कैसे यूज करते हैं उन सारे टूल्स को इंडस्ट्री में, उसका इंफॉर्मेशन आया। समझ गया। तो जिसको भी अगर पता नहीं हो तो हम कोड बेसिक चैनल पे एक रिज्यूम प्रोजेक्ट चैलेंज रन करते हैं। एवरी मंथ हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम पब्लिश करते हैं। ये सब फ्री है बाय द वे, कोई फीस नहीं है, और इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। पार्टिसिपेट करने के बाद आपको डैशबोर्ड बनाना होता है, एसक्यूएल का यूज करके कुछ इनसाइट जनरेट करनी होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट टूल का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट डोमेन में हम काम करते हैं। हॉस्पिटैलिटी हो गया आपका, सप्लाई चेन जो चलो फंक्शन हो गया, लेकिन डोमेन की बात करें तो हॉस्पिटैलिटी, टेलीकॉम, हमने बहुत सारे डोमेन अलग अलग कवर किए हैं। अभी आपको पता होगा लेटेस्ट चैलेंज है जो वो तेलंगाना गवर्नमेंट का एक डेटा पोर्टल है, उसका चैलेंज चल रहा है। तो ये सारे डेटा सेट रियल डेटा सेट है, कोई ऐसा टॉय या तो फिर डमी चीजें नहीं है। रियल लाइफ को मिमिक करते हैं, सिमुलेट करते हैं, ठीक है। और बाद में आर्यन जैसे बोले उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उसके बाद में उन्होंने लिंक्डइन पे आपने पोस्ट किया था, करेक्ट? मुझे याद है हम यस लोग सर। इवेल्युएट कर रहे थे सारे सबमिशन, उसमें आपका भी पोस्ट था, आपने हमें टैग किया था। बहुत ही बढ़िया पोस्ट आपने लिखा था। हम है ना ऐसा, आर्यन शर्मा का जो लिंक्डइन का पोस्ट है वो शेयर करने वाले हैं। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि उन्होंने कितने अच्छे से पोस्ट लिखा था। तो वो पोस्ट में टेक्स्ट एक होती है, लिंक्डइन का टेक्स्ट पोस्ट होता है, और वीडियो भी होता है, जिसमें से नाइस हम्म, प्रेजेंटेशन बनाया था आपने, वीडियो में बोला भी था। तो ये सब करने से हमें आपकी सिर्फ टेक्निकल चीजें ही नहीं, लेकिन आपकी जो सॉफ्ट स्किल्स है, आप इंग्लिश कैसे राइट करते हो, कैसे प्रेजेंटेशन बनाते हो, कैसे बोलते हो, ये सारी स्किल्स डेटा एनालिस्ट करियर के लिए बहुत बहुत जरूरी है। अभी हम चैट जीपीटी के ज़माने में रह रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ हम्म, टेक्निकल चीज़ों से काम नहीं चलती है। तो सॉफ्ट स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो सब आपने की, और उसके बेसिस पे आपने रिज्यूमे प्रोजेक्ट चैलेंज को जीता, करेक्ट? आप फर्स्ट आए थे, यस आपका सर। फर्स्ट प्लेस था, हमने अनाउंस किया था अपने यूट्यूब चैनल पे। और वो आपकी जर्नी में आई थिंक एक बहुत बड़ा आपका अचीवमेंट मैं बोलूंगा, आपका हार्ड वर्क है। तो आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू। तो ये हो गया आपका प्रोजेक्ट्स, कि आपने चलो एक बार स्किल सीख ली। मेरे को भी ये सारे क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि मैंने यूडेमी से, यहाँ से, वहां से 10 कोर्स कर दिए, लेकिन अब क्या? इट्स अ कॉमन क्वेश्चन पीपल हैव, कि मैं अब क्या करूं? यस तो हम बोलते हैं कि भाई आप प्रोजेक्ट्स करो। तो प्रोजेक्ट्स में आई थिंक आपने वही किया, कि कोड बेसिक्स रिज्यूमे यस सर। प्रोजेक्ट जाके आपने आपने एक ही प्रोजेक्ट किया था या मल्टीपल किए थे? सर सबसे पहले सप्लाई चेन वाला एक प्रोजेक्ट था FMCG डोमेन का। वो मतलब वो चैलेंज का डेट जा चुका था, पर लेकिन मेरे पास ये था कि कुछ तो सीखना ही है मेरे को। तो मैंने उसमें करा, पार्टिसिपेट करा, उसके बाद मैंने टैग भी करा। तो हेम सर ने मेरे को मतलब उस पे बताया कि नहीं, यू आर डूइंग गुड। और उसके बाद फिर ये था कि अब से जो भी चैलेंज होगा उसमें मैं पार्टिसिपेट करूंगा बराबर से। तो मैंने टेलीकॉम वाले में भी पार्टिसिपेट करा था, पर उसमें मतलब मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं टॉप 15 भी नहीं आ पाया था। बट फिर उसके बाद मेरे को लगा नहीं, मैं फिर से करूंगा। फिर उसके बाद मैंने सर उसमें करा था एडहॉक वाले में, और फिर वो बाय गॉड ग्रेस जीत भी गया मैं। वेरी गुड। अच्छा, तो अब आपने चलो प्रोजेक्ट्स कर लिए, और आई एम प्रीटी श्योर ये प्रोजेक्ट्स अपने आपने रिज्यूमे में भी डाले होंगे, क्योंकि ये चैलेंज का यस नाम सर। ही है रिज्यूमे प्रोजेक्ट चैलेंज। और कोई भी यस रिज्यूमे सर। में प्रोजेक्ट्स है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो आपने एक रिज्यूमे यस। बनाया होगा जिसमें आपने ये वाले सब प्रोजेक्ट डाले। उसके बाद में आपको इंटरव्यू कॉल कैसे आया, और इंटरव्यू प्रोसेस कैसा था, वो सब आप थोड़ा हमें बताओ। सर ये तो मतलब एक डिफरेंट ही स्टोरी है कि मेरा मतलब कैसे क्या हुआ। एक्चुअली जब मैंने चैलेंज में पार्टिसिपेट करा था और वो वाला चैलेंज मैं जीता, तो उसके बाद मतलब काफी सारा इंटरेक्शन मिला मेरे को। मतलब बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए, बहुत सारे लोगों के टेक्स्ट आए कि हाउ यू डिड दैट, हाउ यू डिड दैट। तो उस चीज पर
मेरे को मैसेज आया एक तरफ से जो हायरिंग मैनेजर थे, और उन्होंने मेरे से कहा कि आपने मेरे को रिफर करा है, मतलब आपके रेफरल से वो मेरे तक ही पहुंचे। फिर उन्होंने कहा कि हम एक पावर बीआई के लेकर एक एनालिस्ट को ढूंढ रहे हैं, तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो बताओ, हम लोग अपना इंटरव्यू शेड्यूल कर लेते हैं। तो मैंने फटाफट यस बोल दिया उनको, और फिर वहां से सर मेरा सब कुछ, इवन मतलब मेरा रिज्यूम बहुत कम पार्ट प्ले करा, इस जस्ट मैं चैलेंज जीता और मेरे को रेफरल मिल गया आपसे, तो मैं डायरेक्ट वहां पे पहुंच गया। वो रिज्यूम वाला सेक्शन मेरा कम था, जितना मतलब आपके रेफरल से मेरे को हेल्प मिला। यस। तो हम लोग फोक्स क्या करते हैं कि रिज्यूमे प्रोजेक्ट चैलेंज में जो लोग भी फर्स्ट 10 या 20 में आते हैं ना, उनको हमारा अपना जो एम्प्लॉयर का नेटवर्क है, उनकी प्रोफाइल हम उनको शेयर करते हैं। तो आपको इंटेग कंसल्टिंग से आपका जो कॉल आया था, तो उनके साथ भी हमने आपका प्रोफाइल शेयर किया था। हम हमारे यस। मेरा लिंक्डइन में कुछ आई थिंक 30,000 कनेक्शन और 120 और 30,000 फॉलोअर्स है। तो मैं लिंक्डइन में जनरली पोस्ट करता हूँ कि भाई कोई हायर कर रहा है तो आप मेरे को बताओ, मेरे पास अच्छी अच्छी प्रोफाइल है। अब मेरे नेटवर्क में और हमारे कोड बेसिक्स हेमानंद, इन हम सबके नेटवर्क में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हायरिंग करते हैं, एम्प्लॉयर्स होते हैं, ये डेटा एनालिटिक्स मैनेजर होते हैं, सीनियर मैनेजर्स होते हैं, ये सब हमारे नेटवर्क में है। तो मैं जब पोस्ट करता हूँ, मैं लोगों को बताता हूँ कि मेरे पास अच्छी-अच्छी प्रोफाइल है पावर बीआई, एसक्यूएल की। आपको हायर करना है तो मुझे बताओ। तो लोगों का जनरली ट्रस्ट होता है हम पे, तो वो लोग आते हैं हमारे पास, जो एम्प्लॉयर्स होते हैं। और एम्प्लॉयर्स के लिए भी अच्छे लोग ढूँढना एक एक चैलेंज है, ठीक है? अगर एम्प्लॉयर कोई naukri.com कोई भी वेबसाइट पे जाके प्रोफाइल उठा के करेगा ना, तो उसको पता नहीं होता है कि ये प्रोफाइल, अच्छा किसी ने रिज्यूमे में तो अच्छा सब लिखा होगा, लेकिन क्रेडिबिलिटी क्या है? तो इस केस में क्या होता है कि हम बोलते हैं ना तो क्रेडिबिलिटी आती है, क्योंकि हम ऐसे ही नहीं बोलते, हम एक चैलेंज रन करते हैं। जैसे आपने चैलेंज रन किया था तो कुछ 200-300 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, आपका नंबर 1 आया। तो ऑब्वियसली आपने कुछ तो अच्छा किया होगा, आपकी स्किल होगी तभी तो आपका नंबर 1 आया। तो हम वही बात सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ना, वो एम्प्लॉयर को बताते हैं कि भाई देखो, ये रिज्यूमे प्रोजेक्ट चैलेंज है। इसमें ये आर्यन शर्मा नाम का कोई इंसान है, उन्होंने ये फर्स्ट पोजीशन लाया है और आपका पूरा हम रैंकिंग रेटिंग करते हैं। तो एक्चुअली एक रेटिंग का एक एक्सेल शीट होता है, वो भी हम शेयर करते हैं उनके साथ, और उसके बेसिस पे इनको भरोसा आ जाता है कि चलो यार, कोई नहीं, इंटरव्यू के लिए तो बुला ले। अब देखो, इंटरव्यू कॉल आना वो एक इम्पोर्टेंट चीज है, इम्पोर्टेंट इवेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई करते रहते, इंटरव्यू कॉल ही नहीं आता। अगर यस इंटरव्यू सर। कॉल आएगा तो अपने आप को आप प्रूव करोगे। तो ये रिज्यूमे यस सर। प्रोजेक्ट से ये फायदा होता है, और आर्यन इज एन एग्जांपल, उनको फायदा हुआ है। हम सारे लिंक्डइन की पोस्ट जो है ना, रियल पोस्ट, वो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर करने वाले, जिसमें आर्यन का प्रोजेक्ट सबमिशन, आर्यन को जॉब मिला था, उसके बाद में आपने जो पोस्ट लिखा था, वो सारी पोस्ट हम वीडियो यस। डिस्क्रिप्शन में शेयर करेंगे, तो आप लोग भी देख लो। अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपको एक टेम्पलेट जैसा मिल जाएगा कि अच्छा, पोस्ट लिखनी है तो हमें ऐसे ऐसे लिखनी है, ठीक है? तो आई रिमेम्बर कि इन्होंने, आपके जो हायरिंग मैनेजर ने मेरे को अप्रोच किया था, मैंने ईमेल में आपकी और दूसरे कुछ लोगों की भी प्रोफाइल शेयर की थी। आपका इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो गया, तो इट्स इट्स वेरी गुड। इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में थोड़ा बहुत बताओ हमें। आई अंडरस्टैंड यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, तो हमें ये नहीं जानना कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछे, लेकिन रफ मोटा मोटा आइडिया दो कि कौन कौन सी टेक्निकल चीजें कवर की थी, रिटर्न टेस्ट था कि नहीं, ओवरऑल हमें ओवरव्यू आप अगर बता सकते हो तो दैट वुड बी नाइस। सर एक चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मतलब मेरे को लगता है बहुत जरूरी है सबको जानना, कि एक एप्टीट्यूड राउंड होता है। सबसे पहले जब आप बैठने जाते हो इंटरव्यू में, तो चालू होता है एप्टीट्यूड राउंड से। बहुत सारे केसेस में नहीं भी होता है, पर मेरे केस में था वो। तो एक एप्टीट्यूड राउंड हुआ, दैट राउंड वाज अराउंड 20 to 25 मिनट्स। वहां पे मतलब एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस थे मेरे सामने, जिनका मेरे को आंसर करना था, और उसका आंसर वहीं पे मेरा आया, तुरंत ही इवैल्यूएट हुआ कि मैंने क्या सही दिया क्या गलत दिया। और उसके अच्छा। बाद फिर आगे टेक्निकल स्किल्स पे बात आई। और टेक्निकल स्किल के बाद मेरे साथ एक चीज बहुत खास हुई थी, कि जो मैंने अपना प्रोजेक्ट बना रखा था, मेरे से वही प्रोजेक्ट को लेके प्रेजेंटेशन पूछा गया कि नाउ प्रेजेंट दिस टू अस, जो भी हाँ। तुमने बनाया है। तो वो चीज मैंने वहां पे लाइव प्रेजेंट करा उनको। फिर उसके बाद उनको वो था कि चलो ओके, विल टॉक लेटर। और फिर उसके बाद 2 दिन बाद मेरे को आया कि वी आर रेडी टू गिव यू एन ऑफर। तो वहां सर ऐसा था कि मतलब जितना मैंने एक जेनेरिक सोचा है कि टेक्निकल स्किल पे क्वेश्चंस होते हैं, पर उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें और भी होती है, कि मतलब आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो। इसलिए उन्होंने स्पेसिफिकली प्रेजेंटेशन राउंड भी रखा मेरे लिए,
जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था उस पे मेरे से प्रेजेंटेशन भी पूछी गई कि ठीक है आपने बनाया, इट्स वेरी गुड, अब आप इसको यहाँ पे मेरे सामने प्रेजेंट करो। तो ये सारी चीजें थी सर। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई क्योंकि कई लोग डेटा एनालिस्ट जॉब प्रिपरेशन करते हैं तब एसक्यूएल के या तो फिर पाइथन के बहुत सारे क्वेश्चन मगअप करते हैं जो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ना कि टपल और डिक्शनरी यस में सर। क्या डिफरेंस है। चलो यस एसक्यूएल सर। का कोई क्वेश्चन होता है फॉरेन की प्राइमरी क्या होता है तो अगर आप रट्टा मारोगे ना तो मुझे नहीं लगता इतना फायदा होगा क्योंकि आजकल मैंने मैंने भी देखा है बहुत सारे डेटा एनालिस्ट के इंटरव्यू राउंड होते हैं हम लोग भी बाय द वे डेटा एनालिस्ट के इंटरव्यू करते हैं हमारी कंपनी के लिए तो हम जनरली प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा पूछते हैं तो आपने रिज्यूमे या फलाना ढिमका आपने जो भी प्रोजेक्ट लिखा है उसके बारे में हम आपको पूछेंगे कि चलो तुम प्रोजेक्ट के बारे में बात करो प्रेजेंटेशन करो कई लोगों को है ना इसका आंसर देना नहीं आता है अब आपके केस में ये हुआ कि आपने प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन ऑलरेडी लिंक्डइन पोस्ट में ऑलरेडी किया था आपने एज इफ यू आर प्रेजेंटिंग टू स्टेक होल्डर्स तो आपके लिए उसका क्या बोलते हैं ना वो हाँ। नेट प्रैक्टिस जो रिहर्सल होता है ना वो मैच में जाने के पहले नेट प्रैक्टिस तो आपकी नेट हाँ। प्रैक्टिस हो चुकी थी इज दैट हाँ। करेक्ट यस एग्जैक्टली, वो मेरे को मतलब मेरे को वर्ड्स भी पता थे कि मैं अब अच्छा कैसे मैं लेआउट करूंगा। अब मैं ये बोलूंगा, फिर मैं ये बोलूंगा, फिर मैं ये बोलूंगा, तो मेरे अंदर मसल मेमोरी हो चुकी थी मेरी कि मैं कैसे यस करूँ। तो वो चीज मेरे को बहुत हेल्प करी उधर। और ये अच्छा है देखो ये प्रोजेक्ट आपने खुद किया है ऐसा नहीं कहीं कॉपी मारा हो आपने खुद किया है आपका अपना वर्क है तो हाँ। जब इंटरव्यू में कोई आपको अपने वर्क के बारे में पूछता है तो इंटरव्यू पे कंट्रोल आपका होता है ना कि इंटरव्यूअर का कई बार अगर इंटरव्यूअर कोई डिफिकल्ट केस स्टडी वाला क्वेश्चन पूछता है तो अब क्या हो रहा है कि वो कंट्रोल कर रहा है इंटरव्यू लेकिन जब अच्छा हम्म। प्रोजेक्ट है और अच्छे प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप चलो मान लो घंटे 1 घंटे का इंटरव्यू है 40 45 45 मिनट्स अगर आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हो दैट मीन्स यू आर हम्म। कंट्रोलिंग इंटरव्यू एंड दैट इज द बेस्ट सिचुएशन यू कैन बी इन तो आपके केस में आई थिंक वही हुआ और एप्टीट्यूड केस ये यस। टेस्ट ना वो वो बहुत सारी कंपनीज लेती है कुछ बेसिक मैथ बेसिक पजल्स बेसिक बेसिक नॉलेज तो एप्टीट्यूड टेस्ट इज फोक्स वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आप गूगल कर लो या चैट जीपीटी अपना जो फ्रेंड है उसको पूछ लो कि डेटा एनालिस्ट का इंटरव्यू में जा रहा हूँ तो एप्टीट्यूड क्वेश्चन में टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछते हैं तो चैट जीपीटी आपको बता देगा गूगल बता देगा ग्लास डोर करके एक अलग वेबसाइट है वहां पे जाके आप कंपनी स्पेसिफिक जैसे अमेजन चलो हैदराबाद के ऑफिस में डेटा एनालिस्ट को हायर कर रही है उसके एग्जैक्ट क्वेश्चंस वहां पे पड़े होते हैं तो आप वो सब लेके प्रिपेयर कर सकते हो तो ये बहुत अच्छी बात बताई आर्यन कि आपका इंटरव्यू में आपका प्रोजेक्ट का डिस्कशन हुआ और आपको ऑफर मिल गई तो मेरे को ये बताओ कि आप जब ये ट्रांजिशन कर रहे थे वैसे देखा जाए तो मैं क्या मानता हूं जिस पर्सन के पास मैथमेटिक्स और स्टेटिस्टिक्स का बैकग्राउंड है ना और अगर आपको इंटरेस्ट है ना तो यू आर नेचुरली सुटेड यू हैव दैट नेचुरल स्किल्स टू बिकम डेटा एनालिस्ट लेकिन फिर भी तो इसलिए मैं तो उतना ट्रांजिशन मानता भी नहीं हूं लेकिन ऑन पेपर देखा जाए तो आपकी बीएससी में डिग्री है बीएससी से आप डेटा एनालिस्ट बन चुके हो तो ये जो प्रोसेस है हाँ उसमें आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट हुआ या तो फिर ये पूरी जर्नी है उसमें आपको कभी ऐसा लगा कि यार ये नहीं हो पाएगा और अगर ऐसा लगा तो आपने अपने आप को मोटिवेट कैसे किया सर, डिसअपॉइंटमेंट मतलब ये होता था कि एक हफ्ते है, एक हफ्ते में पहले मैं मंडे से फ्राइडे तक ही पढ़ता था, पर मेरे को उतने ज्यादा आउटकम्स नहीं दिख रहे थे। तो मैंने अपने आप को पुश करा, इवन दो मेरा मन नहीं है सैटरडे को पढ़ने का, फिर भी मैं पुश कर रहा हूँ और अपने आप में बैठ रहा हूँ। और आई गेस वही सबसे बड़ी गलती थी मेरी कि मैं अपने आप को रिफ्रेशमेंट का टाइम उतना नहीं दे रहा था, हम्म जो कि बहुत जरूरी है। तो ऐसा कभी नहीं करने वाला है कि अगर आप ये सोचोगे कि 2 हफ्ते में सब कुछ हो जाएगा, तो वैसा नहीं है। तो यही था, मैं सोच रहा था कि मैं 2 हफ्ते में सब कुछ कर लूंगा या 4 हफ्ते में सब कुछ कर लूंगा। तो वो चीज मेरे को लगता है मैंने पर्सनली गलत करी, मैंने अपने आप को ओवर सैचुरेट करा। वो चीज नहीं करनी थी मेरे को। अपार्ट फ्रॉम दैट, डिसिप्लिन में रह के सब कुछ, और थोड़ा सा लाइफ भी इंजॉय करने का, कि आप इधर उधर जा रहे हो, दोस्तों के साथ भी मिल रहे हो, तो वो सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं। आपको मतलब रीसेट बटन मिलता है एक अपने लिए, बस उस चीज पे थोड़ा सा फोकस करना है कि हाँ इट्स जरूरी कि पढ़ना है, अपने को डिसिप्लिन में रहना है, पर उसके साथ साथ अपने आप को थोड़ा सा फ्री टाइम, लेजर टाइम भी देना चाहिए। ये लेजर टाइम वाली बात तो आपने क्या बहुत सही बताई मेरे को अभी मेरा एक भांजा है वो मेरा नेफ्यू है वो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है आजकल इंडिया में हाँ। सबको आईआईटी में ही जाना है मैंने उसको बोला क्यों यार तू रेट रेस में दौड़ रहा है लेकिन ठीक है अभी उसकी इच्छा है तो उसको देखता हूँ तो वो मंडे से लेके नेक्स्ट मंडे तक मतलब वो ब्रेक ही नहीं ले रहा मैंने बोला यार ऐसा हम्म। मत कर यू आर बर्निंग योरसेल्फ आउट थोड़ा बाहर घूम ले थोड़ा खेल ले अभी तो बच्चा है यार 11 12 में है
क्या हाँ, इतना टेंशन लेके घूमने का। लेकिन स्पेशली इंडिया में मैं देख रहा हूँ अभी, स्पेशली ये आईआईटी और ये सब जेई सब, मतलब ऐसी रेट रेस लगी है कि सबको दौड़ना है, सबको बस कुछ मतलब बड़ा करके दिखाना है। उसके चक्कर में लाइफ की जो बेसिक चीजें है वो मिस कर रहे हैं। जैसे आपने बोला रिसेट, तो फोक्स अगर आप भी डेटा करियर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो रीसेट करना बहुत जरूरी है। कुछ दिन ऐसे रखो कि कंप्यूटर को मत देखो, नेचर में जाओ, घूमो, अपने फैमिली के साथ टाइम एंजॉय करो। या तो फिर कुछ योगा कर लो यार, यू थोड़ा स्पोर्ट्स खेल लो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो आर्यन, आपकी जो पूरी ये जर्नी रही ना, उसमें लिंक्डइन का इम्पोर्टेंस क्या रहा? सर लिंक्डइन, अगर मतलब मैं इस तरह से कहना चाहूँ कि अगर मैं कह रहा हूँ लिंक्डइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो भी एक अंडर स्टेटमेंट मेरे केस, क्योंकि मेरा कोई एक्सपोजर था ही नहीं सर किसी भी जगह पे। तो मेरे मैं जो कर रहा हूँ वो सिर्फ मेरे तक ही है। अगर जो काम मैंने करा वो सिर्फ मैं ही देख पा रहा हूँ, तो फिर उस काम का वैल्यू नहीं रह जाता जब तक कि वो सबके सामने नहीं जा रहा है। असल में तो सामने वाला इवेल्युएट करता है, आप कभी इतने अच्छे से नहीं इवेल्युएट कर सकते अपने काम को। तो वो चीज मेरे को लिंक्डइन ने प्रोवाइड करी कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो सब लोग देख पा रहे हैं, और वो सब लोग में बहुत सारे हायरिंग मैनेजर्स भी हैं। तो वो चीज बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है, और ये काम सिर्फ और सिर्फ लिंक्डइन और ऑनलाइन क्रेडिबिलिटी से हुआ मेरा। वेरी गुड। मैं कभी एग्जांपल देता हूँ कि आपकी चलो समोसे की दुकान है, और कोई गांव के कोई कॉर्नर में है, आप अच्छे समोसे बनाते हो, बहुत टैलेंटेड हो, अच्छी क्वालिटी का बेचते हो, लेकिन कोई वो स्ट्रीट में से गुजर नहीं रहा, तो कैसे आपको उसका समोसे आपके नहीं बिकेंगे। लेकिन समोसे की दुकान चलो हैदराबाद की कोई बिजी स्ट्रीट में है, या तो फिर दिल्ली में या चांदनी चौक में कहीं पे आपकी समोसे की दुकान है, तो हाँ, यार उस ट्रिप पे इतने सारे लोग जाते हैं हर रोज, तो वो आपको नोटिस करेंगे और आपकी टैलेंट को अप्रिशिएट करेंगे। लिंक्डइन बिल्कुल ऐसा है। हाँ। लिंक्डइन पे आप हम्म। एक्टिव हो, पूरी दुनिया है, सब लोग आपकी एक्टिविटी को देखते हैं, आपके बिहेवियर को देखते हैं। कई बार आप जिस तरीके से हम्म। कमेंट करते हो, पोस्ट करते हो अपनी, तो यू आर शोइंग योर बिहेवियर टू द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में ना बहुत सारे लोग अभी टैलेंट स्पॉट करने वाले बैठे हैं, जिनको हायरिंग करना है, तो टैलेंट स्पॉट करके आपको उठा लेंगे, आपको सामने से ही इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। तो ये एक चीज लोगों को समझनी चाहिए। लोग, मैंने देखा है आर्यन की, जब जॉब चेंज करनी होती है ना, तभी लिंक्डइन पे लॉग इन करते हैं, बाकी के टाइम में लिंक्डइन तो टाटा बाय बाय, कुछ करते नहीं है। इंस्टाग्राम पे बहुत सारा टाइम वेस्ट करेंगे अपना। तो वही हम्म। एक टाइम पास जो दूसरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में कर रहे हैं, वो थोड़ा कम करके आधा एक घंटा हर रोज लिंक्डइन पे थोड़ा स्पेंड करो, तो करियर में बेनिफिट होते ही होते हैं। ठीक है आर्यन, अब एक लास्ट क्वेश्चन। बहुत सारे लोग अभी देख ओके रहे हैं सर। ये वीडियो, उनको भी आपकी जर्नी से इंस्पिरेशन लेना है, और उनको भी चलो डेटा करियर में ट्रांजिशन होना है। तो ऐसे लोगों के लिए आप कोई सॉलिड 3 ऐसे टिप्स शेयर करो। आपकी जर्नी जो आपने ली उसके बेसिस पे आप बताओ कि अगर आपको 3 पॉइंट की एडवाइस देनी है, कोई अगर बीएससी का स्टूडेंट अभी आपके पास आता है, बोला है कि आर्यन भैया, आपने तो चलो घर दिखाया, हमें बताओ वो 3 मुद्दे, आप क्या बताओगे उसको? सर सबसे पहली चीज जो मैं बहुत स्ट्रांगली फील करता हूँ वो होती है डिसिप्लिन। हार्ड वर्क हर कोई करना जानता है, बट डिसिप्लिन में रहना हर कोई नहीं जानता। तो डिसिप्लिन, दूसरी चीज रीसेट बटन आपकी लाइफ का, और तीसरी चीज जो आपने हमेशा मेरे को बताई, दैट इज डिलेड ग्रेटिफिकेशन। ये तीन चीजें बहुत जरूरी होती हैं। अगर आप डिसिप्लिन में हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, ये मैं पर्सनली फील करने लगा हूँ अपने आप में। और रीसेट बटन जो मैंने गलती करी वो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना करना कभी, जस्ट बिकॉज रीसेट होना बहुत जरूरी है। और एट लास्ट डिलेड ग्रेटिफिकेशन, कि सब कुछ ऐसा नहीं होना कि एक हफ्ते में हो जाएगा या एक महीने में हो जाएगा, और ऐसा भी नहीं होना कि 5 महीने में हो जाएगा। सबकी अपनी मतलब ट्रेजेक्टरी होती है। तो हो सकता है कि आपको टाइम लगे, बट तब तक कि आपको डिसिप्लिन में रहना है, और जस्ट एंजॉय वॉट एवर यू आर डूइंग। वेरी गुड। तो मैं समराइज करूंगा, आर्यन ने जो बताया है, पहले बोला आपने डिसिप्लिन, बहुत अच्छा मुद्दा बताया। दूसरा पॉइंट है रीसेट, रीसेट करना है अपने आप सर को। रीसेट होना। हाँ। यस, रीसेट, थोड़ा ब्रेक ले लो। और तीसरा है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब क्या है कि शॉर्टकट मत मारो, रिजल्ट तुरंत नहीं मिलेंगे। गुड थिंग्स टेक टाइम। ओके, तो आप अगर आज प्रिपेयर कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा कि 2 महीने में आपको जॉब मिल जाएगा, उसका टाइम लगेगा। 3 महीने भी हो सकते हैं, 6 महीने भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है। अब वो सब डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितने अच्छे तरीके से सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव कर रहे हो, ऑनलाइन क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर रहे हो। और तीसरा एक थोड़ा लक का भी फैक्टर मैं तो मानता हूँ। लक का एज इन क्या है कि
चलो बाहर जॉब मार्केट ही ठंडा पड़ चुका है, जॉब्स ही बहुत कम है, तो शायद आपको जॉब मिलने में डिफिकल्टी हो। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो पूरा फैक्टर है वो भी आपको ध्यान में रखना होता है। आपको बस अपने पाथ पे चलना है और थोड़ी फेथ रख के, पॉजिटिव एटीट्यूड रख के चलना है। और मैं ये भी बताऊंगा कि थोड़ा अपने आप को है ना, थोड़ा पॉजिटिव लोगों से सराउंड करना चाहिए। अगर नेगेटिव लोग लाइफ में है ना, तो वो तुम अच्छा कर रहे हो ना, तो तुम्हें दबा देंगे, तो तुम अच्छा नहीं कर पाओगे। तो ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है आर्यन, आई थिंक इतने ही क्वेश्चन है। आई होप लोगों ने एंजॉय किया होगा कन्वर्जेशन को। वीडियो डिस्क्रिप्शन एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। आर्यन की जो पोस्ट थी, रिज्यूमे प्रोजेक्ट चैलेंज, हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रखी है। आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स का सेक्शन है भाई, कमेंट में पूछ लो, हम लोग ट्राई करेंगे आंसर करने का। आर्यन, कोई एंड नोट्स इस इंटरव्यू में? आपको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, आपने आपका आपका कीमती समय दिया इस कन्वर्जेशन के लिए, तो थैंक यू वेरी मच। आपको कोई थैंक यू वेरी एंड मच। में अभी डिस्कनेक्ट करने के पहले कुछ बोलना है तो यू कैन गो अहेड। सर बस मेरे को तो इतना ही बोलना है कि करते रहना चाहिए, कि मतलब जस्ट डोंट स्टॉप। आप जो भी कर रहे हो करते रहो, और थोड़ा सा टाइम लगता है बट सब कुछ हो जाता है, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। यस, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, आई रुकना नहीं टोटली है बस। एग्री। टोटली एग्री। डेटा इंडस्ट्री की बात करो तो फोक्स, डेटा इंडस्ट्री एक्चुअली ग्रो हो रही है। मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चैट जीपीटी जो है ना, वो हमारी डेटा एनालिस्ट की जॉब को ले लेगा। तो मैं यही बोलता हूँ कि चैट जीपीटी तो, या तो फिर एआई, लोग बोलते हैं ना कि एआई विल रिप्लेस ऑल द जॉब्स। तो किसी ने यस। पोस्ट किया था कि एआई विल नॉट रिप्लेस योर जॉब्स, अ पर्सन यूजिंग एआई विल रिप्लेस योर जॉब। तो आप थोड़े विजिलेंट रहो, नई नई चीजें यस। सीखो और एआई टूल का यूज करना चालू कर दो। तो आपकी ह्यूमन स्किल है प्लस एआई स्किल है, तो वो दोनों ज्वाइन हो जाएगी ना, तो आपको आई डोंट थिंक इतना इश्यूज हो गए। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन। क्वेश्चन है तो कमेंट में पोस्ट कीजिए। बाय बाय आर्यन। बाय सर।